आज के इस वीडियो में जीके के लिए 20वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएगा और एक समय पर आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि इस समय है। और क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इनमें से कब हुआ था, ये आपको बताना है। हर एक क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 सेकंड देंगे, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। ये हुआ था सन 1929 में। देखिए, अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखेंगे, जो भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं, तो उसमें से जो कांग्रेस का 1906, 1920, 1924, 1929 ये जो सेशन है बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सेशन हर साल होता था, जब से कांग्रेस बनी 1885 से, तब से ये सेशन होते रह गया जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर भी जो इतने सेशन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1906 की बात करें तो यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था तुरंत का। 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें चौरी चौरा कांड हुआ। 1924 इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो महात्मा गांधी थे, एक बार इसके चेयरमैन चुने गए थे, केवल एक बार। कहां पर? तो बेलगांव में। तो ये भी पूछा गया है कि कहां पर अध्यक्ष चुने गए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है 1929। ये तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 1929 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज यानी कि उस समय इसको अपना राज कहा जाता था। यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी पूछा जाता है कि जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, और उस समय जो घोषणाएं की गई, जो मांग की गई सरकार से, अंग्रेजी सरकार से, वो भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मांग ये थी कि आगे, मतलब कि अगले साल से वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, जो कि 1929, 30 और 31 में हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पे ये कहा गया कि सबसे पहले हम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया और इसके अलावा उन्होंने करों का भुगतान नहीं करने का वादा किया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी कांग्रेस के सदस्य होंगे किसी भी अंग्रेजी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। और यहीं पे ये कहा गया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को जाकर के पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए। तो ये 26 जनवरी यहीं से लिया गया है, जिसका बहुत गहरा संबंध है 1929 से। अगला है कि बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ। जैसे बंगाल विभाजन कर दिया गया था 1905 में, किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्जन का ये मानना था कि बांटो और राज करो। बांटो और राज करो। पूछा जाता है कि बांटो और राज करो की टैगलाइन किसकी थी? तो ये था लॉर्ड कर्जन का। लेकिन जब इसका विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में चलाया गया था। तो जब इसका विरोध हुआ तो इसे एकीकरण मतलब कि समाप्त कर दिया गया 1912 में। और 1912 से पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, जिसको अब बदल के कर दिया गया न्यू दिल्ली। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसका था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपना उत्तर कमेंट करके दीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ें। ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो जब भी आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, मध्यकालीन इतिहास जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, मोहम्मद बिन कासिम से। और ये था सन 712 ईस्वी। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बनता है मध्यकालीन इतिहास से। अगला है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा।
अगला है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ये हुआ था 78 एडी में, और कनिष्क जो है उसने बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध काउंसिल को करवाया था कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर में। तो अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मतलब कि जो भी उस समय के राजा हुआ करते थे उनके दरबार में एक एक इतिहासकार हुआ करते थे, एक या फिर दो। तो इसमें से आपको बताना है कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन रहता था। ये था उत्बी, उल्बी या उत्बी, कहीं कहीं आपको ये मिलता है। अगला है कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वैधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? आपके ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, अयोध्या और दिल्ली। यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? जैसे जो राजा थे अलग अलग इनका सिस्टम था अपना मंत्रिमंडल का, तो एक राजा का जो सिस्टम था ये था अष्टप्रधान। उसमें 8 लोग होते थे जो कि एक कैबिनेट की तरह काम करता था। तो ये किसके टाइम पीरियड पे था ये आपको बताना है। शिवाजी कृष्णदेव राय, पेशवा बालाजी, बाजीराव और अकबर। ये था शिवाजी के टाइम पीरियड पे। अगला है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है वातापी, श्रीवस्ती, कांचीपुरम, कन्नौज। ये थी इनकी राजधानी वातापी। आगे बढ़े तो अगला है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अभी आपने देखा चालुक्य के बारे में राजधानी पूछा गया था जो था वातापी। इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो कि चालुक्य वंश का है। विक्रमादित्य नहीं है, मंगलेश नहीं है, ये था पुलकेशिन द्वितीय। अगला है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है सांची का स्तूप। इसमें से अगर आपको ये पता हो कि बौद्ध धर्म का एक समर्थक कौन है, हालांकि इसमें से 2 लोग हैं जो बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, लेकिन सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक किस वंश से है? क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। अशोक किस वंश से है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला है कि होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया? देखिए होम रूल लीग आंदोलन 1916-17 के आसपास चालू हुआ, और इसमें जो गरम दल नरम दल अलग अलग हो चुका था, मुस्लिम लीग भी उसको एक करने का काम किया, और ये शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एक यूरोपियन थे जो कि रिटायर अधिकारी भी था, तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या था। यह 1885 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला है कि दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं? आपके विकल्प है पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो इनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी? देखिए वैसे तो देखा जाए तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मतलब उनको हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे करो या फिर मरो तो इसमें हिंसा दिखता है। फिर भी ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो पहला विभाजन हुआ बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पे था तो उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गई, जिसमें से पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। ये हुआ था सूरत में, जो कि कई बार पूछा गया है कि कहाँ पे बंटवारा हुआ। सूरत में हुआ 1907 में। फिर ये लोग कहाँ मिले? तो 1916 में मिले, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम वंश का पहला शासक है, जो कि राज किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। तो ये इसकी राजधानी थी लाहौर। इसके बाद कौन आता है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से लेकर के, हालांकि बीच में एक शासक आया था लेकिन वो 2-3 महीने ही रहा, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये रहा इल्तुतमिश 1236 तक।
इक्तेदारी सिस्टम, इसके लिए कई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद रही रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 तक। इसके बाद कई लोग 1-2 साल तक रहे और बाद में इसी में बलबन भी था। अगला है कि जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद, यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान और समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और कारण यह है क्योंकि कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक महान शासक था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के जो घोड़े थे तीनों समुद्रों के पानी पिए थे। तीनों कहने का क्या मतलब है कि जो इधर समुद्र है, ये इसके पहले जो राजा हुआ करते थे उनका जो एरिया था केवल दिल्ली तक ही सीमित था, लेकिन जब समुद्रगुप्त आया तो इसने अपना एरिया बढ़ाया। अगला है कि यदि किसी कारणवश प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद खाली रहता है तो प्रेसिडेंट के कार्यों को कौन संपादित करता है? तो ये किया जाता है सीजीआई के द्वारा। सीजीआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये किया जाता है। और अगर बाय द वे अगर सीजीआई भी कोई ना हो तब क्या होगा? तो जो भी वरिष्ठ जज होगा वो इनके जगह पे बैठेगा। हालांकि अगर इस तरह की कंडीशन आती है और राष्ट्रपति का अपना पद छोड़ देते हैं या फिर उनकी मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में जो सीजीआई हैं अगले 6 महीने तक काम कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट चुन करके आएगा वो वहीं से 5 साल के लिए रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 2012 में चुनाव हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट 2014 में रिजाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनेगा फिर से ये अगले 5 साल के लिए रहेगा, 2019 तक के लिए, ना कि बाकी सालों के लिए। मतलब कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2017 तक ही हो रहा है। तो इस तरह होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। अगला है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने में लगाए जाते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप बिना किसी बुक के अपनी तैयारी को कर पाएंगे। वहां आप लाइन बाय लाइन, वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में और क्वेश्चन के रूप में हर फॉर्मेट में आपको सारा मटेरियल मिलता है। यह है शून्यकाल। अगला है कि चौथी सत्ता किससे कहा जाता है? चौथा स्तंभ के नाम से आपने सुना होगा। अगर आपने चौथी सत्ता ना सुना हो तो चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। दुर्भाग्य है कि कुछ समय से 10-20 सालों से प्रेस पे ज्यादा अंगुली उठ रही है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये दिया जाता है सीजीआई के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और ये अपना रिजाइन किसको देंगे? इनको त्याग पत्र तो मुख्य न्यायाधीश दिला दिए, लेकिन ये अगर इस्तीफा देना चाहें तो किसको लिखेंगे लेटर? ये लिखेंगे हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देना चाहे तो ये लिखेगा हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट को। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व आप देख रहे हैं, जो कि भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, तो यहाँ पे पावर दिया जाता है राज्य को, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अगला है कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो वो अयोग्य ठहराया जाएगा? कोई भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बिना परमिशन के 60 दिनों तक लगातार गायब रहते हैं तो उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि मतलब अगर वो 60 दिन तक गायब रहे तो 61वें दिन उनको अयोग्य ठहरा दिया जाए। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा स्पीकर के माइंड पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा नहीं है? ये है कहाँ पे आपको बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पांडिचेरी को, जिसको आजकल पुदुचेरी कहा जाता है, और दिल्ली को या फिर गोवा को, तो हर जगह विधानसभा है।
अगला है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। लोकसभा के लिए रखी गई है 25 साल। तो चलिए कमेंट करके बताइए राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए। मिनिमम एज राज्यसभा के लिए कितना होना जरूरी है। अगला है संसद के दोनों अधिवेशनों का समयांतर कितने से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कि संसद में जो अधिवेशन होते हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर ही हो जाने चाहिए, मतलब उनके बीच कितना का गैप, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये होता है 6 महीने। अगला है कि केरल का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। तो केरल का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। जैसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का कहां पर है, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है यह है प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। उसी तरह चलिए कमेंट करके बताइए एमपी का हाई कोर्ट कहां पे है। ये भी राजधानी में नहीं है, कमेंट करके बताइए कहां पर है। अगला है कि हेमावती निम्न की सहायक नदी है, किसकी। तो यह है कावेरी की। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में चंद्रमा क्या है। बेहद सिंपल क्वेश्चन ये है। उपग्रह ग्रह वो होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं या फिर किसी भी तारा का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह उनको कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, कमेंट करके बताइए। हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है। अगर आपको विकल्प चाहिए तो केवल 2 विकल्प है हमारे पास, पहला है बृहस्पति और दूसरा है शनि। कमेंट करके बताइए, अगर आपका करंट अफेयर सही होगा तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। अगला है कि मानसून का कारण क्या है। तो हवाओं के मौसमी उत्क्रमण के कारण नहीं होता है, पृथ्वी के चक्कर के कारण तो बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है बादलों की गति के कारण। अगला है कि सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह है लाल सागर और भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है। थोड़ा जल्दी जल्दी अपना उत्तर कमेंट करके दीजिए, इस वीडियो को हम जल्दी खत्म करेंगे, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो यह है लगभग 71%। अगला है कि देश का सबसे अधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। मुंबई, कंडाला, चेन्नई और विशाखापट्टनम। सबसे प्राचीन है चेन्नई। अगला है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। यह है 43 किलोमीटर। अगला है कि सबसे लवणीय सागर कौन है। आपके विकल्प है मृत सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर। तो यह है मृत सागर। अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध बेहद महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं। यह हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें से मोहम्मद गोरी जीत जाता है, जो कि मोहम्मद गोरी के जीत में जयचंद का एक बड़ा रोल था, जिसको मोहम्मद गोरी ने भी 1194 में हरा दिया, जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं, चंदावर का युद्ध। अगला है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यह है 8 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री तक, बाकी मिनट था। अगला है कि राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है। आपके ऑप्शन है सतलज, यमुना, घाघरा और रावी। तो यह है सतलज। अगला क्वेश्चन है कि मेत्तूर बांध किस नदी पर अवस्थित है। जो मेट्टूर बांध है किस नदी पर अवस्थित है, यह आपको बताना है। जितना जल्दी हो सके आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। यह है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। अगला है कि डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है। डोगरी ये बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। अगला है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बल निम्न में से किस पर था। जैसे पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 सालों के लिए एक एस्टिमेट बनाया जाता था, तो अभी अगर आप देखेंगे 12 से 17 तक,
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पूछा गया 7वीं के बारे में, ये था उत्पादकता, काम और खाद पर। अगला है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम क्या था। जब इसका फोकस काम पे था तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था JRY। अगला है कि भारत की कुल सिंचित भूमि का कितने % भाग नहरों द्वारा सिंचित है। तो नहरों द्वारा भारत में सिंचाई होती है 36% भाग का, बाकी नलकूप है। अगला है कि वर्तमान में भारत में बीज उत्पादक चक्र कितनी अवस्थाओं में बटा हुआ है। तो ये है 3। अगला क्वेश्चन की निगम कर यानी कि कारपोरेशन टैक्स लगाया जाता है, आपको बताना है कि किन पर। कारपोरेशन टैक्स हमेशा लगता है कंपनियों के लाभ पे। अगला क्वेश्चन की सीमा शुल्क है, किस तरह का कर है सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। बेहद सिंपल क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। यह है संगणक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप प्ले स्टोर पर SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखते हैं तो आपको ये वाला ऐप वहां पर मिल जाएगा। हालांकि डायरेक्ट लिंक आपको दिया जा चुका है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।